नमस्कार दोस्तों, आज हम घुसेंगे सीधा पुलिस स्टेशन के अंदर। अरे डरिए मत, कोई केस नहीं हुआ है। बस आज आपको बताएंगे कि पुलिस थाने में कौन कौन से शब्द रोज गूंजते हैं और उनका असली मतलब क्या होता है। बिल्कुल देसी अंदाज में। देखिए जनाब, जब भी कोई लफड़ा होता है, कोई क्राइम होता है, तो सबसे पहले दिमाग में आता है पुलिस स्टेशन। ये वो जगह है जहां से कानूनी कार्यवाही की नींव रखी जाती है। अब इस नींव को रखने में कई छोटे बड़े पत्थर और मसाले लगते हैं। उन्हीं मसालों को हम आज समझेंगे। सबसे पहले एफआईआर। जब लगता है पहला नंबर, सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जिसका नाम सुनते ही अच्छों की हवा निकल जाती है। एफआईआर, इसका पूरा नाम है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 173, पहले सीआरपीसी की धारा 154 में इसका जिक्र था। इसे ऐसे समझो जैसे किसी लड़ाई झगड़े या चोरी चकारी, अडर मर्डर की जानकारी सबसे पहले पुलिस को दी गई। ये पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होने वाला पहला आधिकारिक दस्तावेज है। अब समझते हैं कि ये कब दर्ज होती है। जब कोई संज्ञेय अपराध मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, मतलब वो गंभीर अपराध जैसे हत्या, रेप, डकैती, जिसमें पुलिस बिना वारंट के आपको धर सकती है। अगर अपराध असंज्ञेय मतलब नॉन कॉग्निजेबल है, जैसे गाली गलौज, मामूली मारपीट, तो एनसीआर मतलब नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज होती है और पुलिस को जांच के लिए मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है। अब समझते हैं कौन करता है। कोई भी जो उस अपराध का शिकार हुआ हो, या जिसने अपराध होते देखा हो, या जिसे अपराध के बारे में पता चल गया हो। अब क्या होता है इसमें अपराध का समय, अपराध का स्थान, कैसे हुआ, कौन शामिल था अगर पता है तो, और शिकायतकर्ता का नाम वगैरह लिखा जाता है। इसकी एक कॉपी आपको फ्री में मिलती है। अब समझते हैं जैसे कोई कहता है एफआईआर कट गई, मतलब अब तो भाई पुलिस पीछे पड़ गई और आपकी कुंडली खुलने वाली है। अब समझते हैं जनरल डायरी, जीडी, जिसे हम रोज नामचा भी कहते हैं। थाने का ये बही खाता है। अब एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन पुलिस स्टेशन में दिन भर में और भी बहुत कुछ होता रहता है। छोटी मोटी शिकायतें, पुलिस वालों का ड्यूटी पर जाना, वापस आना, किसी का गुमशुदा होना, कोई नई जानकारी आना, इन सब का रिकॉर्ड कहाँ रहता है। तो यही काम आती है जीडी, जिसे जनरल डायरी या रोज नामचा भी कहते हैं। ये हर पुलिस स्टेशन का एक तरह से दैनिक वही खाता होता है। इसमें दिन भर की हर छोटी बड़ी गतिविधि, हर एंट्री, हर इवेंट को समय के साथ दर्ज किया जाता है। अब पुलिस कर्मियों की तैनाती वगैरह इसमें दर्ज होगी, गश्त की जानकारी या किसी घटना की प्रारंभिक सूचना जो शायद एफआईआर में न बदले, शिकायतें, गिरफ्तारी, हथियारों का लेना देना, पुलिस स्टेशन में आने जाने वाले लोगों की जानकारी, सब कुछ इस रोजनामचे में लिखी जाती है। अब इसका मकसद क्या है? ये सुनिश्चित करना कि पुलिस स्टेशन में हर गतिविधि का एक रिकॉर्ड रहे, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और बाद में किसी भी जानकारी को आसानी से ट्रैक किया जा सके। आसानी से समझें, जीडी यानी पुलिस स्टेशन की चाय पानी की डायरी, मतलब कब कौन आया, कब कौन गया, चाय पी नहीं पी, सब कुछ नोटेड है सर। बस इसमें ये लिखा होता है कि दरोगा जी ने दिन में कितनी बार जमाई ली, ये सब नहीं लिखा रहेगा। अब समझते हैं केस डायरी को। जांच अधिकारी की गुप्त कहानी की बात करेगा ये। एफआईआर दर्ज होने के बाद शुरू होता है असली जांच, और इस जांच का हर कदम, हर पल एक डायरी में दर्ज होता है, जिसे कहते हैं केस डायरी या अभियोग दैनिकी। बीएनएसएस की धारा 192, पहले सीआरपीसी की धारा 172, इसमें इसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। ये डायरी हर जांच अधिकारी मतलब आईओ बनाता है, और इसमें वो अपनी जांच का पूरा लेखा जोखा लिखता है। क्या होता है इसमें? जांच अधिकारी ने कब जांच शुरू की, वो कहां कहां गया, किससे मिला, किससे पूछताछ की, क्या सबूत मिले, गवाहों के बयान जो बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दर्ज होते हैं, गिरफ्तारियां, बरामदगी, सब कुछ तारीख और समय के साथ। अच्छा, इसका मकसद क्या है मेरे दोस्तों? ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आईओ के लिए एक तरह से मेमोरी रिकॉर्ड है, और कोर्ट के लिए जांच की प्रक्रिया को समझने का एक जरिया। कोर्ट इसे जांच की समीक्षा के लिए मंगवा सकता है। तो आपके मन में ये सवाल आएगा कि क्या ये सबूत है? तो नहीं दोस्तों, केस डायरी खुद में कोर्ट में सबूत नहीं होती। इसे सिर्फ जांच अधिकारी अपनी याददाश्त ताजा करने के लिए या कोर्ट को जांच समझने में मदद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आरोपी को इसे देखने का हक नहीं होता, सिवाय कुछ खास परिस्थितियों के। तो आसानी से समझो, केस डायरी का मतलब हो गया पुलिस वाले की जासूसी वाली डायरी। इसमें वो सारे सीक्रेट्स होते हैं जो उसने अपनी खोजी नजर से देखे होते हैं। ये कैसी होती है? जैसे बचपन की हमारी वो जो सीक्रेट डायरी जिसमें हम सब कुछ लिखते थे लेकिन किसी को दिखाते नहीं थे। अब समझते हैं चार्जशीट क्या होती है। आरोप पत्र या फाइनल रिपोर्ट बनती है।
जो किसी भी क्रिमिनल केस का रुख तय करती है। चार्जशीट, इसे आरोप पत्र भी कहते हैं, बीएनएसएस की धारा 193, पहले सीआरपीसी की धारा 173 में इसका पूरा ब्यौरा था। जब पुलिस को लगता है कि उसने जांच पूरी कर ली है और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिल गए हैं, तो वो एक अंतिम और विस्तृत रिपोर्ट बनाती है, जिसे चार्जशीट कहते हैं। ये सीधे कोर्ट में फाइल की जाती है। कब फाइल होती है? तो जांच पूरी होने के बाद फाइल होगी, आमतौर पर 60 या 90 दिनों के भीतर, जैसा कि अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है। अगर इस समय में चार्जशीट नहीं आती तो आरोपी को डिफॉल्ट बेल मिल सकती है। अब क्या होता है इसमें चार्जशीट में? तो इसमें आरोपी का नाम, आरोपी का पता, उस पर लगे आरोप मतलब कौन सी धाराएं लगी हैं, अपराध का पूरा विवरण, गवाहों के नाम और उनके बयान, जुटाए गए सबूतों की लिस्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट, संक्षेप में वो हर चीज जो कोर्ट को ये बताने के लिए जरूरी है कि हाँ, इस बंदे ने ये अपराध किया है और इसका मुकदमा चलना चाहिए। देखें दोस्तों, चार्जशीट के आधार पर ही कोर्ट में ट्रायल मतलब मुकदमा शुरू होता है। ये प्रोसिक्यूशन मतलब सरकारी वकील का आधार होता है कि वो कैसे आरोपी को दोषी साबित करेगा। तो इसे आसानी से समझें, चार्जशीट यानी पुलिस का फाइनल एग्जाम रिपोर्ट कार्ड। इसमें सब कुछ है, कौन पास कौन फेल, किसने क्या कांड किया और उसके मार्क्स कितने। अब बस जज साहब की चेकिंग बाकी है। अब समझते हैं गिरफ्तारी मतलब अरेस्ट। जब पुलिस पकड़म पकड़ाई खेलती है, बात करते हैं उस पल की जब पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है। ये किसी भी व्यक्ति के लिए एक बहुत ही गंभीर स्थिति होती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की धारा 35 से 43 43, पहले सीआरपीसी की धारा 41 से 60A में गिरफ्तारी के नियम बताए गए। कब और कैसे गिरफ्तारी होगी? पुलिस किसी व्यक्ति को तब गिरफ्तार कर सकती है जब उसने कोई संज्ञेय अपराध किया हो मतलब कॉग्निजेबल, या उसके खिलाफ कोई शिकायत या विश्वसनीय जानकारी हो कि उसने ऐसा अपराध किया है। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है और उसे अपने वकील से मिलने का भी अधिकार है। जैसा कि आप जानते होंगे कि 24 घंटे का एक नियम है, तो गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। इसमें यात्रा के समय को छोड़ दिया जाता है, ये उसका मौलिक अधिकार है। तो आसानी से समझें कि गिरफ्तारी का मतलब पुलिस ने आपको पकड़ लिया और अब आप गेम ओवर वाली स्टेज पर हैं। अब समझते हैं जमानत के बारे में। बेल मतलब पिंजड़े से बाहर आने का रास्ता। गिरफ्तारी के बाद हर आरोपी की सबसे पहली उम्मीद होती है जमानत मतलब बेल। ये एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत आरोपी को अस्थायी रूप से जेल से रिहा किया जाता है, इस शर्त पर कि वो तय तारीखों पर कोर्ट में पेश होगा और जांच में सहयोग करेगा। बीएनएसएस की धारा 480 से 483, पहले सीआरपीसी की धारा 436 से 439 में जमानत के प्रावधान थे। जमानत अब कितने प्रकार की है? देखें, कुछ अपराध ऐसे होते हैं जिनमें जमानत मिलना आपका अधिकार है, जैसे मामूली मारपीट हो गया, इसमें पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल सकती है। और गैर जमानती अपराध मतलब नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो ये वो अपराध हैं जो गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं, जिनमें जमानत कोर्ट के विवेक मतलब डिस्क्रिशन पर निर्भर करता है। इसके लिए आपको कोर्ट में आवेदन करना पड़ता है। अब आई अग्रिम जमानत, जिसे हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। अगर आपको लगता है कि आप पर कोई झूठा केस हो सकता है और आपकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो आप गिरफ्तारी से पहले ही कोर्ट से अग्रिम जमानत मांग सकते हैं। बीएनएसएस की धारा 482 में इसका प्रावधान है। कोर्ट जमानत देते समय कुछ शर्तें लगा सकती है, जैसे जमानत राशि मतलब सिक्योरिटी बॉन्ड, देश न छोड़ना, गवाहों को प्रभावित ना करना वगैरह वगैरह। तो आसानी से समझें कि जेल की हवा खाने से पहले ही फ्रेश एयर का जुगाड़ कर लिया। अब समझते हैं मेरे दोस्तों पंचनामा के बारे में, मतलब मौके पर मुआयना का दस्तावेज। जब पुलिस किसी क्राइम सीन पर जाती है या कोई चीज बरामद करती है तो वो अकेले काम नहीं करती, उन्हें गवाहों की जरूरत होती है। यही काम आता है पंचनामा। पंचनामा एक ऐसा दस्तावेज है जो 2 या 2 से ज्यादा स्वतंत्र गवाहों मतलब पंचों की मौजूदगी में बनाया जाता है। इसमें पुलिस द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही जैसे तलाशी, बरामदगी, क्राइम सीन का निरीक्षण का विस्तृत विवरण दर्ज होता है। तो अब इसका मकसद क्या होता है? अब इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस ने जो भी कार्यवाही की है वो निष्पक्ष और कानूनी तरीके से की है गई और किसी ने कोई चीज प्लांट नहीं की है या हटाई नहीं है। जो पंच होते हैं वो उस कार्यवाही के गवाह होते हैं। क्या दर्ज होती है? तलाशी का स्थान, समय, क्या क्या मिला, कैसे मिला, किसने उठाया और पंचों के हस्ताक्षर। मतलब ये समझो आप आसानी से कि पंचनामे का मतलब है कि ऑन द स्पॉट की गवाही। जैसे मोहल्ले में मान लो झगड़ा हो जाए तो 2-4 लौंडे वहां आकर कहें कि हाँ हमने देखा था, ऐसा ही हुआ था, बस
या उनकी गवाही लिखित में होती है। अब समझते हैं सीजर क्या होता है। सीज करना, जब किसी चीज को पुलिस कब्जे में लेती है तो जांच के दौरान पुलिस को अक्सर ऐसे सबूत मिलते हैं जो अपराध से जुड़े होते हैं, जैसे चोरी का सामान, हथियार, ड्रग्स या कोई भी दस्तावेज। इन चीजों को पुलिस अपने कब्जे में लेती है, जिसे सीज करना तब सीजर कहते हैं। बीएनएसएस की धारा 185, पहले सीआरपीसी की धारा 102 में सीज करने का प्रावधान। अच्छा, कब होता है ये? तो जब पुलिस को लगता है कि कोई वस्तु अपराध से जुड़ी है और उसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, सीज की गई हर चीज की एक लिस्ट बनाई जाती है। तो इस लिस्ट को हम क्या कहेंगे? सीजर मेमो या जब्ती सूची कहते हैं। इसकी एक कॉपी उस व्यक्ति को दी जाती है जिसकी चीज सीज की गई हो, उसे भी तो पता चले कि क्या क्या उसके पास से चीजें मिलेगी। अब सिंपल समझो, सीज करने का मतलब है पुलिस ने कहा ये माल हमारा हुआ, बस। अब समझते हैं दोस्तों रिमांड के बारे में। पुलिस या न्यायिक कस्टडी का खेल। जब किसी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। अगर पुलिस को जांच के लिए आरोपी से और पूछताछ करनी है तो वो मजिस्ट्रेट से उसे रिमांड पर देने का अनुरोध करती है। बीएनएसएस की धारा 58 पहले सीआरपीसी की धारा 167 में रिमांड का प्रावधान था। अब रिमांड कितने प्रकार की है वो समझ लो। तो पहली है पुलिस रिमांड। इसमें आरोपी पुलिस की हिरासत में रहता है और पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है, सबूत जुटाने के लिए उसे कहीं ले जा सकती है। अधिकतम 15 दिनों की पुलिस रिमांड मिल सकती है, लेकिन ये एक बार में नहीं बल्कि टुकड़ों में दी जा सकती है। अब दूसरी होती है जुडिशियल कस्टडी, जिसे हम न्यायिक रिमांड कहते हैं। इसमें आरोपी जेल में रहता है, यानी वो कोर्ट की हिरासत में रहता है। जुडिशियल कस्टडी है ना, पुलिस उससे सीधे पूछताछ नहीं कर सकती, सिर्फ जेल नियमों के तहत ही मिल सकती है। इसका मकसद क्या है दोस्तों? देखिए, पुलिस रिमांड का मकसद जांच को आगे बढ़ाना है, जबकि न्यायिक रिमांड का मकसद आरोपी को सुरक्षित रखना और यह सुनिश्चित करना है कि वह भाग ना पाए या सबूतों से छेड़छाड़ ना करे। तो आसानी से समझो, रिमांड का मतलब हो गया पुलिस की मेहमान नवाजी या जेल का टूर पैकेज। अब समझते हैं बयान। सेक्शन 161, पुलिस के सामने जो दिल का हाल बयां होता है। जांच के दौरान पुलिस अधिकारी गवाहों से पूछताछ करते हैं और उनके बयान दर्ज करते हैं। ये बयान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 180, पहले सीआरपीसी की धारा 161 के तहत दर्ज किए जाते थे। बोलते थे ना 161 के बयान, मतलब पुलिस को दिए बयान, अब 180 में दिए जाएंगे। अब इसमें क्या होता है? पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति से जिसे वो मामले से परिचित समझते हैं पूछताछ कर सकते हैं। वो व्यक्ति जो भी जानकारी देता है उसे पुलिस लिख सकती है। तो क्या ये सबूत है? तो नहीं मेरे दोस्त। धारा 161 के तहत दर्ज किए गए बयान कोर्ट में सीधे सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। इसमें सिर्फ गवाह के बयान में विरोधाभास दिखाने के लिए या उसकी याददाश्त को ताजा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मतलब सीधा है कि क्या पुलिस को दिए बयान कोर्ट में एडमिसिबल है? तो नहीं है। ये बयान गवाह के हस्ताक्षर के बिना होते हैं, क्योंकि देखो ये अब इसका महत्व क्या है। तो ये बयान पुलिस को जांच की दिशा तय करने और सबूत जुटाने में मदद करते हैं। उससे आप समझो कि धारा 161 जो कि अब 180 है, इस बयान का मतलब है पुलिस के सामने हाले दिल बयान कर दिया। तो देखा दोस्तों आपने कि पुलिस स्टेशन के ये सारे टर्म्स जो पहले किसी रॉकेट साइंस से कम नहीं लगते थे, इतने आसान हैं, बस इन्हें सही तरीके से समझने की देरी है। अब जब भी आप किसी को एफआईआर, चार्जशीट, गिरफ्तारी, रिमांड, केस डायरी, जनरल डायरी ऐसे शब्द बोलते सुने तो आप समझ जाएंगे कि माजरा क्या है। उम्मीद है आपको ये कानूनी ज्ञान पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। ऐसे ही और दिलचस्प कानूनी ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वरना आपको अज्ञानी रहने से कोई नहीं रोक सकता। मैं हूं आपका वकील दोस्त एडवोकेट राहुल लखेरा। आपसे फिर मिलूंगा एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कानून का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें। जय हिंद।